नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपको पता है 35 नंबर का एचपीआरसी के लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। यही जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 में पूछे जाते हैं। पेपर 1 तो पूरा का पूरा जो है वो जनरल अवेयरनेस का ही जो है वो होता है। अब देखिए, पूरे इस पैटर्न को कवर करने के लिए हमने यही जनरल अवेयरनेस की सीरीज जो है वो चलाई है। इस सीरीज का जो है आज हम पार्ट नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। जो 6 पार्ट इससे पहले डिस्कस हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोलते हैं विच हाई एल्टीट्यूड लेक इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द लेक ऑफ सन। तो जैसे कि हमने स्पेशल एजुकेटर का पेपर देखा था, वहां पर लेक ऑफ मून पूछा गया था, यहाँ पर लेक ऑफ सन पूछा गया है। तो ऑब्वियसली ये सूरजताल झील जो है वो आती है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हर बार यही आसान से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएं, कोई टफ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ सकता है कि सूरजताल लेक का एल्टीट्यूड जो है वो कितना है। तो 4980 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ये जो चंद्रताल लेक है इसका एल्टीट्यूड लगभग 4300 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। तो इन दोनों लेक्स का एल्टीट्यूड भी जो है वो आपने जो है वो ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि जो सूरजताल लेक है, चंद्रताल लेक है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या क्या बनते हैं। अब देखिए, सूरजताल लेक तो हम आज पढ़ रहे हैं। चंद्रताल लेक जो हमने पिछले कल पढ़ी थी स्पेशल एजुकेटर वाले पेपर में, वहां पर हमने ये पढ़ा था उसके बारे में कि चाइनीज यात्री हिनसांग के द्वारा उसको जो है वो लोहित्य सरोवर भी जो था वो कहा गया था। और वैसे ही अगर हम सूरजताल लेक की बात करते हैं तो सूरजताल लेक अपोजिट टू बारालाचा पास जो है वो आती है। और बारालाचा का मतलब होता है पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट, जहां पर चारों तरफ से आकर रोड मिलते हैं, लाहौल से भी, स्पीति से भी और लद्दाख से भी, और आपस में आकर जो है वो मिलते हैं। तो इसको पास विद क्रॉस रोड्स ऑन समिट जो है वो बोलते हैं सूरजताल बारालाचा पास को। ये अपोजिट टू सूरजताल लेक जो है वो स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि विच पास इज लोकेटेड अपोजिट टू द सूरजताल लेक। तो बारालाचा ऑप्शन में होगा, तो ऑब्वियसली बारालाचा सही आंसर आप कर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। तो हम भी यहाँ पर 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ये बोलते हैं 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे देखें तो विच सब सेक्टर ऑफ सर्विस सेक्टर हैज रजिस्टर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट। तो बोलते हैं यहाँ पर कि जो सर्विस सेक्टर है उसका कौन सा जो है वो सब सेक्टर ऐसा है जिसकी ग्रोथ रेट जो है वो हाईएस्ट रजिस्टर जो है वो की गई है। हम बात सर्विस सेक्टर की अगर करते हैं तो सर्विस सेक्टर में भी जो है, सर्विस सेक्टर में अलग अलग सेक्टर जो है वो आते हैं। सर्विस सेक्टर को पहले तो ध्यान रखना है कि टर्सरी सेक्टर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। सर्विस सेक्टर या फिर टर्सरी सेक्टर में जो है वो सेक्टर्स आते हैं जैसे कि ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जो है वो इसमें जो है वो आता है। सर्विस सेक्टर के जो अलग अलग सब सेक्टर आते हैं उनमें जो हाईएस्ट जो बोलते हैं ग्रोथ रजिस्टर की गई है वो किसमें जो है वो की गई है। तो ये जो है वो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में जो है वो की गई है। ये 2024-25 का डाटा है। 2024-25 के डाटा के अनुसार ही जो है वो ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट में जो है वो 8.1% की ग्रोथ जो है वो रजिस्टर की गई है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन में जो है वो 9.4% की ग्रोथ जो है वो रजिस्टर की गई है। फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है वो 8.4% की ग्रोथ जो है वो रजिस्टर की गई है। और रियल एस्टेट, ओनरशिप, डीलिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में जो है वो 5.4% की ग्रोथ रेट जो है वो रजिस्टर की गई है। तो ये आपने जो है वो पूरा ध्यान जो है वो रखना है। अगर हम बात टर्सरी सेक्टर की कर रहे हैं तो टर्सरी सेक्टर का भी आपने ध्यान रखना है कि टर्सरी सेक्टर जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और 2024-25 में जो इसकी ग्रोथ देखी गई थी वो 5.9% जो है वो देखी गई थी। ठीक है जी, तो ये आपको जो है वो याद रह जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन सभी सेक्टर्स के बारे में जो है वो आपको याद रह जाएगा। ऑब्वियसली याद रहना भी चाहिए क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। फिलहाल तो हमने टर्सरी सेक्टर यहाँ पर क्लियर कर दिया। यहाँ पर इसको काटिए और इस तरह से सही आंसर ये जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं द हिस्टोरिक गेटी थिएटर एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ कॉलोनियल हेरिटेज इज लोकेटेड एट विच प्रोमिनेंट लैंडमार्क इन शिमला। तो बोलते हैं कि गेटी थिएटर जो है एक आइकॉनिक सिंबल है कॉलोनियल हेरिटेज का। तो बोलते हैं कि ये जो गेटी थिएटर है ना, ये एग्जैक्टली पूछा ये गया है कि ये एग्जैक्टली है कहाँ पर स्थित शिमला में। तो शिमला में तो है, ये पता है आपको, क्या समरहिल में है, क्या रिज पर है, क्या चौड़ा मैदान पर है, क्या टुट्टू में जो है ये स्थित है। अगर हम बात करते हैं तो शिमला का जो रिज मैदान है वहां पर जो है ये स्थित है। एग्जैक्टली रिज में जो है रिज मैदान पर जो है ये स्थित है। ये आपको याद रह जाएगा। गेटी थिएटर के बारे में जो है वो क्वेश्चन जो है वो लगभग पता होने चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में।
ये जो शिमला का गेयटी थिएटर है ये 1887 में जो है वो ओपन किया गया था। आजकल तो शिमला में जो है वो समर फेस्टिवल भी जो है वो चला हुआ है, तो उसकी धूम जो है वो चली हुई है। गेयटी थिएटर शिमला में आता है, अगर कभी जाएं तो गेयटी थिएटर ज़रूर जो है वो विजिट करें। ये जो है गेयटी थिएटर है तो थिएटर टाइप में ये लगता है। तो यहाँ पर जो पहला प्ले परफॉर्म किया गया था वो उसका नाम भी पूछा जाता है, तो टाइम विल टेल कर जो है वो उसका नाम था, जो यहाँ पर पहला प्ले जो है वो परफॉर्म किया गया था। तो पहला प्ले यहाँ पर कौन सा परफॉर्म किया गया था वो भी क्वेश्चन एक बन जाता है। आगे बोलते हैं द फेमस धूम मूवमेंट इन द बुशहर प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर प्राइमरली डायरेक्टेड अगेंस्ट। तो बोलते हैं कि बुशहर रियासत में बोलते हैं जो हिमाचल प्रदेश की बुशहर रियासत है उसमें जो है वो एक दुम्हा आंदोलन जो है वो हुआ था। बोलते हैं ये आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से किसके खिलाफ जो है वो निर्देशित किया गया था, तो ब्रिटिश फॉरेस्ट पॉलिसी इसके खिलाफ था, या फिर एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू एंड फोर्स्ड लेबर जो कि बेगार की प्रथा थी उसके अगेंस्ट था, या फिर द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन की जो वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही थी उसके अगेंस्ट था, या फिर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉलोनियल रेलवे जो रेलवे यहाँ पर बन रही थी, या फिर ये उसके अगेंस्ट था। तो ये जो दुम्हा आंदोलन यहाँ पर हुआ था ना, ये मेनली जो अगेंस्ट था वो एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू का बर्डन किसानों के ऊपर डाला जा रहा था, जो बेगार करवाई जाती थी, फोर्स्ड लेबर जो करवाया जाता था उसके अगेंस्ट जो था वो ये था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो बुशहर का दुम्हा आंदोलन हुआ था ये हुआ कब था, ये 1859 में जो था वो हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में बन सकता है कि ये आंदोलन हुआ कब था। किसानों ने जो है वो नगदी भूमि लगान के खिलाफ जो है वो इस विरोध को जो है वो किया था, या फिर इस आंदोलन को जो था वो किया था। जो किसान थे यहाँ के वो नगदी भूमि लगान जो उनसे ली जा रही थी उसका विरोध ये कर रहे थे, और तभी इन्होंने ये विद्रोह किया था, ये आंदोलन जो था वो किया था। ये बात आपको याद रहेगी। अब इसके पीछे अलग अलग रीज़न थे। यहाँ के जो उस टाइम राजा थे वो अधिकतर अफीम के नशे में चूर रहते थे, तो वहाँ के जो वजीर थे वो मनमाने ढंग से जो है वो किसानों से जो है वो लगान ले लेते थे, या फिर यूं कहिए कि किसानों के ऊपर अत्याचार जो था वो किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये चीज़ें होती थी, तभी ये आंदोलन जो है वो हुआ। आगे बोलते हैं विच वैली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स breathtaking landscape, saffron cultivation and इज बॉर्डर्ड बाय द बसपा रिवर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की कौन सी घाटी है जो अपने लुभावने परिदृश्य केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है और बसपा नदी से जो है वो घिरी हुई है। तो ये जो है वो है कौन सी, सांगला वैली जो है ये है, ऑप्शन ए सही आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो HPRC ज़्यादातर पूछ रहा है, तो हिमाचल जीके के इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा ऐड किए गए हैं। अगर हम बात सांगला वैली की यहाँ पर कर ही रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सांगला वैली को जो है वो बसपा वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, और बसपा जो सहायक नदी बनती है वो सतलुज की जो है वो सहायक नदी जो है वो बनती है। किसकी? सतलुज की जो है वो बसपा सहायक नदी जो है वो बनती है। सतलुज के साथ जो ये मिलती है, ये कहाँ पर जो है वो मिलती है, तो ये करछम नामक जगह के समीप जो है वो मिलती है। अब देखिए हिमाचल की जो नदियां हैं उनके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई गई है जिसमें नदियां, झीलें, हिमाचल प्रदेश की जो है वो ग्लेशियर्स, पासिस, ये सारे कवर किए गए हैं। लगभग 3 घंटे की एक वीडियो है, उस वीडियो को देख लेना। वो वीडियो के लास्ट में आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो जाएगी, सभी प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में भी वो 3 घंटे वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश इज स्पेसिफिकली फेमस एज द प्रिस्टीन हैबिटेट फॉर द एंडेंजर्ड स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन आइबेक्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से जो है वो लुप्त प्राय हिम तेंदुए और हिमालयी आइबेक्स के लिए इनका जो है प्राचीन निवास स्थान जो है वो है। तो ये जो है वो पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल का है। कौन सा है? ये पिन वैली नेशनल पार्क है। अगर हम पिन वैली नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो पिन वैली नेशनल पार्क जो आता है इसका जो है वो एरिया कितना है, कितने एरिया में जो है ये फैला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि पिन वैली नेशनल पार्क लगभग 675 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, और ये नेशनल पार्क जो है वो जो है वो स्पीति वैली में जो है वो स्थित है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। ये ध्यान रखना है आपने। और इम्पॉर्टेंट है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पार्ट है जो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ना,
कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का जो है ये पार्ट है, तो ये इसलिए अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 ही नेशनल पार्क हिमाचल में मुख्य रूप से जो है वो आते हैं। जो 5 नेशनल पार्क हिमाचल में मुख्य रूप से आते हैं उसमें जो है वो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क आता है, ये जो है वो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क आता है, इंद्र किला नेशनल पार्क आता है, खीर गंगा नेशनल पार्क आता है, सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क जो है वो आता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं। अभी जो HPRC ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है वो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में पूछ रहा है कि इसको कब यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। 2014 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था और 11वें नंबर की नेचुरल साइट ये बनी थी इंडिया की, जिसको नेचुरल हेरिटेज में जो है वो शामिल किया गया था। ठीक है, ये भी आपको जो है वो ज्ञात होना चाहिए। तो ये नेशनल पार्क्स के बारे में पता चल गया। ये 5 ही मुख्य नेशनल पार्क हैं। इन 5 ही मुख्य नेशनल पार्क्स के बारे में आपको ये पूरी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स साउदर्न बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो स्टेट ऑफ हरियाणा के साथ साउदर्न बॉर्डर जो है वो किसका लगता है, वो जो है सिरमौर का जो है वो लगता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मैप में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल के मैप में यहाँ जैसे सिरमौर जो है वो आता है और यहीं पर जो है वो हरियाणा भी जो है वो आता है। ठीक है, तो हरियाणा के साथ जो है ये बाउंड्री जो है वो सिरमौर लगाता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट कर जो है वो एक बात बताएंगे कि हिमाचल जो है वो कौन कौन से स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है और किस किस डायरेक्शन में करता है, जल्दी से कमेंट कर बताइए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आगे जीके के जो रहेंगे वो भी अभी रिसेंटली जो पेपर हो रहे हैं उसी के पैटर्न के रहने वाले हैं। परंतु अगर आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी जो है वो कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर, तो आप जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीट्स के साथ भी जो है वो जुड़ सकते हैं। आप HPRC के किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना तैयारी कर रहे हो, आने वाले जो आपके एग्जाम है, अगर आप हमारी इस जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आप अपने स्टडी को प्रॉपर शेप दे पाएंगे। जो कमियां हैं आपकी उनको एनालाइज कर पाएंगे और कमियों को एनालाइज करके जो है वो एक प्रॉपर रैंक ले पाएंगे। अभी TGT आर्ट्स का रिजल्ट आपने देखा, तो जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनके मैसेज भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनके सक्सेस के। काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए थे, कंटिन्यू टच में थे, तो उन सभी को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस और उम्मीद करते हैं कि आने वाले भी आपका रिजल्ट भी जो है वो ऐसा पॉजिटिव हो और अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अभी बहुत सारी पोस्टें हैं टीचर की। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं विच साइट फ्रॉम इंडिया वाज मोस्ट रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द कल्चरल कैटेगरी रिप्रेजेंटिंग द यूनिक माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी। तो बोलते हैं कि सांस्कृतिक श्रेणी के तहत भारत के किस स्थल को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में मान्यता दी गई है जो अहोम राजवंश की अनूठी टिल्ला दफन प्रणाली का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। तो ये जो है वो किसको दी गई है, तो जब ये दी गई थी ना तब तो चर्चा में था बहुत ज़्यादा, तब याद भी रहता था। अभी फिर से याद करवा देते हैं आपको, ये है मोयदम माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो मोयदाम अहोम राजवंश की टिल्ला दफन प्रणाली है यही जो है ये है, इसको यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर श्रेणी में जो है वो शामिल किया गया है। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द एंशिएंट लैंड मेजरमेंट टर्म यूज्ड ड्यूरिंग द वैदिक एंड मौर्य पीरियड टू डिनोट अ फील्ड ऑफ अरेबल लैंड्स। तो बोलते हैं कि यहाँ पर बोलते हैं वैदिक और मौर्य काल के दौरान कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो प्राचीन भूमि मापन शब्द है वो क्या था, तो वो क्षेत्र शब्द जो था वो हुआ करता था। क्षेत्र शब्द ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर है। ये क्षेत्र शब्द जो है वो उसको बोलते थे। ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया था तभी हमने ये ऐड किया है, परंतु सेम ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। परंतु अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेशल एजुकेटर का पेपर अगर आपने देखा होगा ना कल, तो ये चीज़ें आपको पता चल रही हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं और कितनी हेल्प मिल रही है। आगे बोलते हैं इन एक्रोनियम, फेमा का नाम यहाँ पर दिया गया है। एन एक्ट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 1999 टू रिप्लेस फेरा, व्हाट डज द लेटर एम स्टैंड। तो फेमा और फेरा ये दो इंपॉर्टेंट नाम है। फेमा की फुल फॉर्म क्या है, फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, मोनोपोलिस तो नहीं होगा, मॉनेटरी भी नहीं होगा, मार्केट भी नहीं होगा, मैनेजमेंट इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो इसका नाम है। ये जो फेमा है ना, फेमा ने जो है वो रिप्लेस किसको किया था, कई बार ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो फेमा ने रिप्लेस किया था फेरा को।
फेरा क्या है? FERA। फेरा का पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो ये फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और इसको जो है वो रिप्लेस किया था किसने? इसको फेरा को जो है वो रिप्लेस किया गया था, फेरा को फेमा के द्वारा जो है वो रिप्लेस किया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किसने किसको जो है वो रिप्लेस किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एवरी ईयर। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो हर साल जो है वो गठित किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। बोलते हैं ये फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत जो है वो गठित किया जाता है? तो ये आर्टिकल नंबर 280 जो है वो आता है, 280 नंबर आर्टिकल जो है वो आता है। अगर हम बात करते हैं कि करंटली जो है जो फाइनेंस कमीशन चला हुआ है वो कौन सा जो है वो है, अगर हम करंट फाइनेंस कमीशन जो है वो देखेंगे तो 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो चला हुआ है। 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो चला हुआ है, और 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन जो है वो है? अगर हम 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की बात करते हैं तो वो अरविंद पनघड़िया इसके चेयरमैन है। कई बार तो ये जो फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन के ऊपर ही क्वेश्चन जो है वो बने हैं, जैसे कि क्या 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन पूछ ले जाएंगे, अरविंद पनघड़िया आंसर हो जाएगा। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन पूछ ले जाएंगे, NK सिंह जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन पूछ ले जाएंगे तो वो डॉक्टर YV रेड्डी जो था वो थे, YV रेड्डी, डॉक्टर YV रेड्डी का नाम ध्यान रखना है। और 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है वो पूछ लिए जाएंगे तो वो कौन थे? वो डॉक्टर विजय L केलकर थे, इनका नाम ध्यान रखना है। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है वो ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखता हूँ सबसे ऊपर, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है वो KC नियोगे थे, यहाँ पर लिख देते हैं इनका नाम, KC नियोगे जो है वो इनका नाम था। ये जो है वो पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। तो ये सब आपने ध्यान रखना है, कई बार मैच करने को भी इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। आगे बोलते हैं इन जनवरी 2026 विच रॉकेट वॉज यूज्ड फॉर इसरोज फर्स्ट फील्ड मिशन ऑफ द ईयर मतलब 2026 का ये फर्स्ट फील्ड मिशन था, इन विच 16 सैटेलाइट्स वर लॉस्ट इन स्पेस। तो बोलते हैं कि इसरो का जो है वो कौन सा रॉकेट था 2026 में जिसने इसरो का पहला ही मिशन था उसको फेल कर दिया, और 16 सैटेलाइट जो है वो फेल हो गए, या फिर यूं कहिए लॉस्ट हो गए। तो ये जो है वो PSLV C62 जो है वो इसका नाम था। ऑप्शन सी सही आंसर है, और स्टार लगा लीजिए, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है। ये जो लॉन्च मिशन किया गया था ये कहाँ से किया गया था? ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया था। श्रीहरिकोटा में जो है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये लॉन्च कहाँ से जो था वो किया गया था, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि ये लॉन्च कहाँ से किया गया था। इसमें ना ये ठीक चला हुआ था, परंतु जब ये स्टेज 3 पर जाकर पहुंचता है, तीसरे चरण में जाकर पहुंचता है, तो कोई इसमें टेक्निकल एरर आ जाता है, और इस टेक्निकल एरर से जो है जो 16 उपग्रह थे उनकी निर्धारित कक्षा में वो स्थापित नहीं हो पाते, तो ये फेल हो गया। ठीक है, इस तरह से जो था वो हुआ था। अच्छा, इसरो की स्थापना कब की गई थी? चलिए आप भी कमेंट कर बताइए। कमेंट करने का मतलब ये है कि आपका रिवीजन भी साथ साथ में होना चाहिए। बड़े आसान क्वेश्चन है। इसरो की स्थापना कब की गई थी, नेशनल स्पेस डे हम कब मनाते हैं, ये बड़े आसान क्वेश्चन है। तो ये टिप्स पर याद होने चाहिए, बिना सोचे समझे आपके माइंड में इनके आंसर आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक वॉज नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन 1980। हमने पिछले कल भी बैंक नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, अब हम सेकेंड वेव यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो बैंक नेशनलाइज हुए थे। तो बोलते हैं कौन से बैंक इनमें से जो है वो नेशनलाइज हुए थे 1980 में, जो सेकंड वेव जो था वो आई थी। यहाँ पर विजय बैंक दिया गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा दिया गया है, और कैनरा बैंक जो है वो दिया गया है। अगर हम 1980 की सेकंड वेव के बारे में बात करते हैं तो इस दौरान जो है वो 6 बैंक्स को जो है वो 6 प्राइवेट सेक्टर बैंक जो था वो ऐसे थे जिनको नेशनलाइज किया गया था। अब ये कौन कौन से बैंक थे? इसमें जो है वो एक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आता है, एक पंजाब एंड सिंध बैंक आता है, एक कॉरपोरेशन बैंक जो है वो आता है, एक आंध्रा बैंक जो है वो आता है, और एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आता है, और एक विजय बैंक जो है वो आता है। और यही विजय बैंक हमारा ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये विजय बैंक जो है वो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, इनमें से ये नहीं थे। हमने आज 1980 की ये सेकंड वेव भी पढ़ ली बैंकों के नेशनलाइजेशन की। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु लेड द रेबेलियंस इंडियन स्पॉयज एंड लोकल फोर्सेज अगेंस्ट द ब्रिटिश एट बरेली इन रोहिलखंड। तो बोलते हैं कि ये जो है वो किसके द्वारा जो है वो लीड किया गया था। अगर हम बात इस आंदोलन की कर रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है वो रोहिलखंड के बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही भारतीय सैनिकों और स्थानीय
ताकतों का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम उस टाइम नाम पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट नाम कौन थे जिन्होंने अलग अलग जगह पर जो है वो इस 1857 के रिवॉल्ट को लीड किया था, तो हम इसमें बहुत सारे नाम देखते हैं। जैसे कि बरेली की बात की जा रही है तो खान बहादुर खान थे। इसी तरह जो है वो दिल्ली में बहादुर शाह और बख्त खान ने इसको लीड किया था। कानपुर में नाना साहिब और तांता टोपे ने लीड किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने लीड किया था। झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई थी। ग्वालियर में जो है वो तांते टोपे जो था वो लीड कर रहे थे। फैजाबाद में जो है वो मौलवी अहमदुल्ला लीड कर रहे थे। इलाहाबाद में लियाकत अली लीड कर रहे थे। और जगदीशपुर में जो है कुंवर सिंह जो है वो इसको लीड कर रहे थे। हमने ये भी पढ़ा था कि 1857 का विद्रोह जो है वो 10 मई से स्टार्ट हो जाता है। मेरठ से जो है ये प्रारंभ जो है वो होता है। मेरठ से ये स्टार्ट होता है और अन्य भागों में जो है ये फैल जाता है। क्यों स्टार्ट हुआ था वो भी हमने पढ़ा है कि बोलते हैं इसमें जो है वो मंगल पांडे नामक एक सिपाही होते थे। इन्होंने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग करने से जो है वो इनकार कर दिया था और बाकी सिपाही भी एकजुट होते हैं और एक विद्रोह खड़ा उठता है जो अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा विद्रोह जो है वो हो सकता है। इस तरह से ये विद्रोह जो था वो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन विच प्रीमियर इंस्टीट्यूट हाउसेज द एलीट परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर। तो बोलते हैं कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत कौन सा प्रमुख संस्थान विशिष्ट परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर को संचालित करता है। तो इसको जो है वो कौन संचालित करता है। अगर हम बात नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की कर रहे हैं तो परम प्रवेग को, ये जो सुपर कंप्यूटर है, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो इसको जो है वो करती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर को संचालित जो है वो करती है। आगे बोलते हैं इन लेट 2025 इंडिया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की बात की जा रही है सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। बोलते हैं वेयर वाज हिस्टोरिकल लॉन्च कंडक्टेड। तो बोलते हैं, अब देखिए वैसे तो शायद ये 2024-25 के बीच की ही बात है और ये जो लॉन्च किया गया था ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से जो था वो किया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में है। ये ऑप्शन बी भी आपने ध्यान रखना है कि ये आइलैंड कहाँ पर स्थित है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस हो रहे हैं। आगे बोलते हैं विच क्रायोजेनिक लिक्विड फ्यूल इंजन पावर्स द अपर स्टेज ऑफ इसरो LVM-3 लॉन्च व्हीकल क्रिटिकल फॉर द अपकमिंग गगनयान क्रूड मिशन। तो यहाँ पर बोलते हैं कौन सा क्रायोजेनिक तरल ईंधन इंजन इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है जो आगामी गगनयान मानव मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये CE-20 इंजन जो है वो है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। CE-20 इंजन जो है वो इसका नाम है। तो इसका नाम ध्यान रखना है कि इसका नाम जो है वो CE-20 इंजन है। आगे बोलते हैं व्हाट हैपन्स टू द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इफ इट्स कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज ड्रास्टिकली ड्यूरिंग द हाइपोवेंटिलेशन। तो बोलते हैं यदि हाइपोवेंटिलेशन के दौरान मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का साधारणता अत्यधिक हो जाता है तो रक्त के pH पर क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो हमारा जो pH होता है रक्त का उसको जो है वो क्या होता है, pH डिक्रीजेज। pH डिक्रीज होने का मतलब है कि वो ज़्यादा एसिडिक जो है वो हो जाता है। अगर हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि ब्लड का जो है वो pH जो है वो कितना होता है, pH वैल्यू ब्लड की कितनी जो है वो होती है। तो ह्यूमन ब्लड की जो pH वैल्यू होती है वो जो है वो 7.35 से 7.45 के बीच में जो है वो होती है। 7.35 से 7.45 के बीच में होती है। pH के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो pH स्केल होता है उसमें जो नॉर्मल pH वैल्यू होती है वो 7 जो है वो होती है। अगर 7 से नीचे जो है वो कोई भी pH वैल्यू है जैसे 6 है तो वो एसिडिक में जो है वो काउंट होता है। pH स्केल जो है वो 14 तक जो है वो होता है। तो 7 से ऊपर 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी है तो वो बेसिक जो है वो माना जाता है। तो ये आपने नोट करनी है चीज़ें pH के बारे में। आगे बोलते हैं मिक्सिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 बोला गया है विद द सोडियम सल्फेट, मतलब Na2SO4 के साथ जो है वो इसको जो है वो क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। बोलते हैं यील्ड अ थिक वाइट प्रेसिपिटेशन दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगी उसको किस तरह की केमिकल रिएक्शन जो है वो बोला जाएगा। तो इसको जो है वो डबल
डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो बोलेंगे। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर होगा। अगर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में ये जान ही रहे हैं, देखो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ना डिस्प्लेसमेंट हो जाती है जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं कोई भी, जैसे कि BaCl2 + Na2SO4 है तो ये BaSO4 बन जाएगा यहाँ पर जाकर, और Na2Cl2 जो है वो बन जाएगा। कुछ इस तरह से होती है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये इतना सा आप ध्यान रखना, कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विद इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म a collection of similar specialized cells working together along with the intercellular substance to perform a specific function forms a, तो बोलते हैं कि एक बहुकोशिकीय जीव के भीतर एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अंतर कोशिकीय पदार्थ के साथ मिलकर काम करने वाले समान विशिष्ट कोशिकाओं का संग्रह क्या बनता है। तो वो जो है वो टिश्यू बनता है, उसको टिश्यू जो है वो बोलते हैं, टिश्यू बनता है वो। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना सा मतलब क्वेश्चन आसान था बेसिकली, परंतु स्टेटमेंट ऐसी बनाई गई थी कि क्वेश्चन टफ लगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस जब भी ये इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी क्यों ना कर रहे हो। अगर आप पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी भी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो हमने जो है वो इन दोनों एग्ज़ाम के लिए एक ही स्लॉट चलाया हुआ है जिससे इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी हो पाएगी। उसमें जो है वो पंचायत सेक्रेटरी की कुछ टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी हैं, पटवारी की कुछ टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुकी हैं। अपकमिंग टेस्ट सीरीज उसमें पंचायत सेक्रेटरी की जो है वो रहने वाली है, 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगी। तो आप टाइमली जुड़ सकते हैं और बाकी भी जो टॉपिक वाइज वहाँ पर चीज़ें दी गई हैं सब्जेक्ट वाइज, उनको भी जो है वो कवर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टाइमली टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ते हैं तो टाइमली रिवाइज भी जो है वो चीज़ों को कर पाएंगे और अभी सही टाइम है आपके पास। आगे क्या बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। तो यहाँ पर जो है वो बोलते हैं एंटोनियम बताना है आपको दिए हुए शब्द का, तो यहाँ पर जो है वो कॉन्सील जो है वो दिया गया है। ऐसे शब्द अक्सर पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, कॉन्सील का मतलब क्या होता है। अगर हम इसके हिंदी मतलब की बात करेंगे तो कॉन्सील का मतलब होता है छिपाना, छिपाना टाइप में जो है वो इसका मतलब हो जाता है। वैसे हाइड करना क्या होता है, हाइड तो छिपाना ही होता है, तो ये तो जो है वो क्या हो गया, इसका साइनोनियम हो गया। रिवील करना होता है प्रकट कर देना, कवर करना तो उसको कवर कर लिया, रैप करना भी लपेट दिया, तो रिवील करना जो है वो इसका एंटोनियम हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपने ध्यान रखना है कि ये इसका सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं साइनोनियम बताना है आपको स्लगिश का, तो स्लगिश का साइनोनियम जो है वो क्या होगा। पहले ये पता होना चाहिए कि स्लगिश होता क्या है, फिर ये पता होना चाहिए कि बाकी शब्द जो दिए गए हैं वो क्या क्या है। स्लगिश का मतलब होता है सुस्त होना, सुस्त होना जो है वो स्लगिश का मतलब होता है। अब यहाँ पर बोलते हैं एक्टिव, एक्टिव तो हो गया सक्रिय है वो बड़ा ही, स्लो हो गया धीमा, और अलर्ट हो गया चेतावनी, फास्ट हो गया तेज। तो इस हिसाब से साइनोनियम सिमिलर वर्ड देखेंगे, मिलता जुलता कोई भी वर्ड इसका बनेगा तो वो क्या बनेगा, वो धीमा ही बनेगा, स्लो ही जो है वो इसका साइनोनियम जो है वो बनेगा। तो ये स्लगिश का जो है वो साइनोनियम जो है वो आ गया। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अ वॉल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग। तो बोलते हैं वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग का मतलब होता है, पहला ऑप्शन है अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, कि एक खतरनाक व्यक्ति परंतु वो ऐसा दिखाता है कि वो जो है वो हार्मलेस है। बोलते हैं वेरी हेल्पलेस एंड वीक पर्सन, एन ऑनेस्ट फ्रेंड हु गाइड्स यू वेल, या फिर समवन हु लव्स वियरिंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग का मतलब तो ये नहीं होता कि समवन हु लव्स वियरिंग एक्सपेंसिव क्लोथिंग, गलत हो गया। ऑनेस्ट फ्रेंड हु गाइड्स यू वेल, तो उसको नहीं बोलना था कि भेड़ के खाल में जो है वो भेड़िया बैठा हुआ है, तो भेड़ की खाल में भेड़िया बैठा हुआ है तो उसको तो नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट फ्रेंड जो होगा। बोलते हैं वेरी हेल्पलेस एंड वीक पर्सन, तो जो हेल्पलेस है उसको भी नहीं बोलेंगे, परंतु एक ऐसा डेंजरस पर्सन जो ये दिखावा कर रहा है कि वो डेंजरस नहीं है, उसके लिए ये इडियम जो है वो प्रयुक्त हो जाएगा वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक। यहाँ पर है द साइंटिस्ट केयरफुली डैश द रिजल्ट बिफोर पब्लिशिंग द रिसर्च पेपर। तो साइंटिस्ट केयरफुली एग्जामिन्ड होगा क्या, इग्नोर्ड होगा, डिस्ट्रॉयड होगा, नेग्लेक्टेड होगा, तो ये एग्जामिन्ड इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं सूर्य के लिए पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होगा। जरूरी नहीं कि यही पूछा जाए कि सूर्य के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पूछ सकते हैं कि सूर्य के लिए पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है उसकी हम बात जो है वो करते हैं। सूर्य का पर्यायवाची अगर आप देखेंगे तो सूर्य का पर्यायवाची जो है वो क्या क्या होते हैं। सूरज उसका पर्यायवाची होता है, रवि उसका पर्यायवाची होता है, भास्कर उसका पर्यायवाची होता है, और आदित्य भी पर्यायवाची होता है, दिनकर भी पर्यायवाची होता है। तो दिनकर इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर और भी ऑप्शन में दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर निशाकर जो है वो दिया गया है। निशाकर होता है चांद का पर्यायवाची। चांद का पर्यायवाची शशि, इंदु, सुधांशु, मृगांक हो गया, राकेश हो गया, कलानिधि हो गया, निशाकर हो गया, ये सारे इसके पर्यायवाची जो है वो होते हैं। वैसे ही जो है वो जलद भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। जलद का पर्यायवाची जो है वो क्या हो जाएगा। जलद के पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं तो जलद का पर्यायवाची यहाँ पर द दिया गया है ना, तो जलद होता है बादल, मेघ, पयोध, वारीद, घन, जलधर, ये सारे जो है वो इसके पर्यायवाची जो है वो होते हैं। बाकी शशांक तो मैंने बताया होगा आपको कि चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची जो है वो शशांक भी होता है। तो ये पर्यायवाची भी क्लियर हो गए, हमने यहाँ से 2-3 पर्यायवाची हमारे क्लियर हुए। उत्साह का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा। उमंग होगा नहीं, निरुत्साह होगा, या प्रसन्नता होगा, या साहसी। प्रसन्नता भी नहीं होगा, साहसी भी नहीं होगा, निरुत्साह जो है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं 100 वर्षों का समय। इसके लिए वाक्यांश इनके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपको चुनना है। यहाँ पर बोला गया है कि 100 वर्षों का समय, तो उसके लिए शताब्दी जो है वो इस्तेमाल होगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है, शताब्दी जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होगा। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान कीजिए। बोलते हैं यहाँ पर ना वो वाक्य ही मिस हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो वो यहाँ पर था, तो उसको अजात शत्रु जो है वो बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका अजात शत्रु जो है वो सही आंसर होगा। जहाँ पर जब आप टेलीग्राम पर, जहाँ पर टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की होगी तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, तो वहाँ पर मैं ऐड इसको कर दूंगा, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अधीन, 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 अधीन। तो अधीन इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अधीन देखिए कैसे जो है वो लिखा जाता है। अच्छा, जेईई की तैयारी भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले जेईई की तैयारी, वो हमारी टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2025-26 टाइटल। तो रणजी ट्रॉफी का 2025-26 का टाइटल किस टीम ने जीता है, और जीतने वाली टीम ने किसको हराया है, वो मैंने सब आपको बताया है। इससे पहले जो हमने 6 पार्ट नंबर जनरल अवेयरनेस का डिस्कस किया है, उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। अभी आप कमेंट कर अपना आंसर बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।